नहीं कुछ नहीं कर रहा है कांग्रेस की सरकार। तो अभी कुछ दिन पहले आ रही है सरकार, यहाँ पे पेपर लीक की घटनाएं हुई थी, बजरी माफियाओं से मिले हुए थे, कोई मुद्दा उद्दा कुछ नहीं। इनके जो बजरी माफिया थे उनके साथ जाकर उनकी गोद में बैठ गए। अब तो पिछले 5 साल के अंदर कन्हैया लाल को जिस तरह से दिन दहाड़े गला काट दिया गया, कांग्रेस का धीरे धीरे ग्राफ डाउन ही हुआ है। अशोक गहलोत यहाँ पे आए थे, उन्होंने ये बोला कि ईडी इनकम टैक्स एजेंसी को डर दिखाकर कांग्रेस नेताओं को बीजेपी तोड़ ले जाए। जो मुलजिम होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको जेल जाना होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो। नमस्कार, चुनावी यात्रा में अब हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बाड़मेर के सांसद मंत्री राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस चुनाव को किस तरह से रोचक चुनाव हो चुका है, पूरे देश की नजरें इस चुनाव पर है, प्रधानमंत्री भी यहाँ पे आ रहे हैं लगातार, किस तरह से देखते हैं, क्या स्थिति आपको लगती है और क्या जनता के आपने वादे पूरे किए आपको लगता है? ऐसा है, जनता का आशीर्वाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो काम करवाए, चाहे वो गरीब कल्याण के हो या इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हुई हो या देश की सीमाएं सुरक्षित करने की हो या विदेश नीति हो, इन सभी को देखकर जनता का मानस है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पहले से ही बना हुआ है। और इस समय मुझे लगता है कि पिछली बार से भी अधिक मार्जिन के साथ में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जनता का आशीर्वाद से आई। कैलाश जी, मैं दिल्ली जब भी आया आपके से वहाँ आपको जो बंगला था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि 24 घंटे सेवा उपलब्ध है, कोई भी राजस्थान का है मदद होती थी वहाँ। आप फ़ोन भी करते थे, खाना खिला के भेजते थे, मान मनवार भी करते थे, बाड़मेर जैसलमेर और राजस्थान के कहीं से भी लोग आते थे तो आप बड़े रिस्पेक्ट करते थे। मैंने खुद आंखों से देखा है। लेकिन उसके बावजूद क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग नैरेटिव बना रखा है कि चुनाव अटका हुआ है, कैलाश जी इस बार अटके हुए हैं या कैलाश जी इस बार चुनाव हार सकते हैं, इस तरह का नैरेटिव एक मार्केट में जो उड़ा रखा है, उस पर आपका क्या टिप्पणी देंगे? ऐसा है कि कोई बंद कमरे में अगर कोई सोशल मीडिया की टीम बनाकर और वो अगर इस प्रकार से नैरेटिव बनाए तो उससे नैरेटिव नहीं बनता। पिछली बार भी जब आपको पता होगा कि सट्टा बाजार में आम जन में यही चर्चा थी कि राजस्थान में 24 आ सकती है लेकिन 25 बाढ़ में नहीं आएगी, ये सभी चर्चा कर रहे थे। लेकिन मैंने भी उस समय भी मैंने कहा कि मैं लगभग 3 लाख से ऊपर जीत के आऊँगा जनता के आशीर्वाद से। और आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि रिजल्ट जो आएगा वो पिछले से भी अधिक मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात आपने मुझे कहा कि सेवा और जिस तरह से बातें करना, ये मेरे परिवार में मेरे संस्कार है। आज से नहीं, मैं जब से छोटा था तब से ही मैंने यही चीज़ देखी। जब मेरी माँ जो भी मेहमान आता था तो उसको खाना खिलाकर ही भेजती थी। और आज भी मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति आए तो उसका हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और दिल्ली में अगर कोई बाहर से आता है तो उसको हर प्रकार की सुविधाएं मिले। और उसमें बाड़मेर जैसलमेर का या राजस्थान का विषय नहीं है, मैं देश के किसी कोने से भी जो भी मेरे पास आता था तो मैं उसका सम्मान करता था, उसको सहर्ष उनसे ये कहता था कि आप अपना यहाँ पे परेशान होकर बाहर से आए हो। तो जिस प्रकार मैंने कभी वहाँ पर कष्ट देखे थे कि कोई अगर वहाँ अपना नहीं होता था तो होटलों के अंदर पड़े रहते थे, जाना होता था, वो स्थिति थी। तो मेरे कम से कम मेरे होते हुए मेरे जो लोग हैं वो तो कम से कम इस प्रकार के कष्ट आते, इसलिए मैं उनके रुकने की और उनके भोजन की सारी व्यवस्था करता था। आगे भी करेंगे। रील और रियल में क्या अंतर मानते हैं? एक तो रील वाले नेता होते हैं, रील और रियल में असली में जमीन से जुड़े हुए। रियल जनता है और रियल में जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और रील है वो सिर्फ मोबाइल में चलती है और मोबाइल में ही समाप्त हो जाती है। उसको बाहर आने के लिए, देखने के लिए, उसके लिए कुछ भी नहीं बचता है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि रियल जो स्थिति है वो धरातल पर जनता है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए आतुर है। 26 तारीख का इंतजार कर रही है कि जैसे ही 26 तारीख आए मतदान पहला वोट हम जाकर दें, वो भी भारतीय जनता पार्टी को दें। इसलिए ये रियल वाले कुछ दिन में हवाई हो जाएंगे और रील वाले हैं वो हवाई होंगे और रियल जो है वो मतदान की पेटी में जाने वाले हैं। आप ये श्योर हैं?
नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे देश की जनता पे, मेरे क्षेत्र की जनता पे विश्वास है। मैंने पिछले 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ और इतने लोगों के मैंने काम करवाए हैं, मेरे क्षेत्र का विकास करवाया है और जनता मुझे अच्छे से जानती है कि हमारे लिए संघर्ष कौन कर रहा है, संघर्ष कौन करेगा और आगे हमारे काम कराने वाला कौन है। क्योंकि राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और वो अगर जीत के भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे, वो सब जनता कह रही है कि हमारे उनके बाद में भी जाकर वो करने वाले क्या है। इसलिए वो नरेंद्र मोदी के विकास को नहीं भूल सकती और सत्ता के साथ तो आने की ना पसंद करता आज है। राम जी से हम बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि क्या विकास कराया, कोई विकास नहीं कराया। बोले बायतू में, बोले प्रधानमंत्री आने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। बायतू में भी प्रधानमंत्री आए थे जब वो चुनाव लड़ा, उस समय हार गए थे जिला चुनाव। ऐसा है, विकास जनता बोलकर कह रही है, उनके कहने से कुछ नहीं होता। उन्होंने तो एक भी काम किया हो तो आज तक बता देना। उनकी कांग्रेस के अंदर भी, कांग्रेस भी कुछ नहीं करवाई। कांग्रेस की सरकार तो अभी कुछ दिन पहले आ रही है सरकार, यहाँ पे उन्होंने काम नहीं करा था और उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया था या जो जिस तरह से उन्होंने पेपर लीक की घटनाएं हुई थी और ऐसे लोगों के साथ में मिल जाना और वहाँ जाकर कोई जनता का दिल को थोड़ी बदल सकते। राम जी कह रहे थे मैंने बजरी माफियाओं का मुद्दा उठाया, हमने 3 महीने तक आंदोलन किया, बड़ा मुद्दा उठाया। बजरी माफियाओं से मिले हुए थे, कोई मुद्दा उद्दा कुछ नहीं। इनके जो बजरी माफिया थे उनके साथ जाकर उनकी गोद में बैठ गए। अब तो उन्हीं के साथ है, इसलिए मुद्दा कहाँ चला गया उनका, वो कहाँ चला गया जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो कि ये कर लेंगे। वो तो अब उन भ्रष्टाचारियों के साथ उनकी गोद में बैठ गए। वो जो बजरी माफिया थे उनकी गोद में जाकर बैठ जाना, तो मुझे लगता है कि स्वाभिमान जो होना चाहिए एक तो वो व्यक्ति का होगा। कल मैं जोधपुर की कांग्रेस के उम्मीदवार का कहते थे कि हम तो सनातन की बात करते हैं, कांग्रेस भी सनातन की बात करती है, सनातन की बात कांग्रेस भी कर रही है कि हमारे सनातन और बीजेपी की सनातन में इतना अंतर है कि हम तो मुस्लिम को भी अपना नहीं, उनको सनातन में ज़्यादा फर्क नहीं है। उनके फर्क इतना है कि हम भगवान श्री राम को मानते हैं और वो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते हैं, इतना फर्क है। हम राम सेतु को पूजते हैं, राम सेतु सत्य में था, उस समय राम सेतु बनाया था। वो कहते हैं राम सेतु राम की चीज़ कोई यही नहीं, काल्पनिक है। और हम राम का मंदिर बनाने के लिए कोर्ट में संघर्ष कर रहे थे, कोर्ट में जाकर बात कर रहे थे। वो वहाँ पर कोर्ट के अंदर विरोध कर रहे थे कि भगवान श्री राम का मंदिर वहाँ जन्म लिए ही। तो इस प्रकार से सनातन की बात करने वाले पहले अपना इतिहास देखें कि उन्होंने भगवान श्री राम को जिन्होंने अपमानित किया हो, भगवान श्री राम को जिस तरह से उन्होंने काल्पनिक बताया, वो कभी सनातनी की बात मुझे लगता है कि उनके मुंह से कहना भी शोभा नहीं देती। वो अब सिर्फ जनेऊ धारण करने से कोई वो जनेऊधारी नहीं हो जाता है, वो सिर्फ दिखावा और ढोंग करना होता है। इसलिए उनका इतिहास, उनका कल्चर यही है। और एक राष्ट्रवाद को, सनातन को अगर कोई आगे बढ़ाने का काम कर रही है तो वो एक भारतीय जनता पार्टी है जो निश्चित रूप से। सर आप डबल इंजन की बात कर रहे हैं और आपकी सरकार आ जाएगी जैसा कि आप दावा कर रहे हैं बीजेपी की केंद्र। और सर पिछली सरकार के दौरान यहाँ अपीसमेंट बहुत हुआ, 4 जगह यहाँ पे मतलब दंगे हुए। राजस्थान में करौली में दंगा हुआ, सवाईमाधोपुर में हुआ, जोधपुर में हुआ, कोटा के अंदर हुआ, PFI की रैलियाँ यहाँ पे निकली। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, क्या आप इन पे लगाम लग जाएगी? ऐसा कि जैसा माहौल रहेगा यहाँ, जैसा कि इन्होंने तुष्टिकरण को हमेशा मैंने दिया कांग्रेस ने और यूपीए ने, और तुष्टिकरण के आधार पर जो काम करती है सरकार वो कभी न्याय नहीं कर सकती। और इसलिए राजस्थान दंगों वाला प्रदेश बन गया। कभी हमारा राजस्थान शांत प्रदेश कहलाया जाता था। गुजरात में दंगे होते थे, मोदी जी मुख्यमंत्री बने उससे पहले, या उत्तर प्रदेश के अंदर या बिहार के अंदर सुनने को मिलते थे। राजस्थान को ये कहते थे कि ये सबसे शांत प्रदेश है। लेकिन पिछले 5 साल के अंदर, चाहे करौली के अंदर दंगा हो या जोधपुर के अंदर दंगा हुआ हो या कन्हैया लाल को जिस तरह से दिन दहाड़े गला काट दिया गया और वो खुलेआम जिस तरह से वीडियो वायरल कर रहे थे, या ऐसे कई जगहों पर दंगों वाला प्रदेश बना दिया मेरे राजस्थान को। तो इसलिए मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता ने उनको उखाड़ के फेंका है और राजस्थान के अंदर ऐसे लोगों को कतई पसंद नहीं करते। और भविष्य में जो सनातन की सुरक्षा करने वाला, राष्ट्र को, देश को आगे बढ़ाने वाला, विकसित भारत बनाने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ देश की जनता रहेगा।
सर आपके क्षेत्र में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो क्या आप बुलडोजर चलाएंगे, इनके साथ जीत जाते हैं? मैंने कहा ना कि ऐसी घटना करने वाले के बुलडोजर तो क्या, उसको जेल के अंदर तो डाला जाएगा, और भविष्य के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर दिखा भी तो उसका इस तरह से इलाज किया जाएगा कि भविष्य में उसके 7 पीढ़ी सोचने के मजबूर हो जाएगी कि इस प्रकार की घटना हम करें। तो मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं के लिए आने वाले समय में बाड़मेर जैसलमेर तो क्या, राजस्थान के अंदर भी कोई स्थान नहीं होगा, उनका सिर्फ एक ही स्थान होगा, जेल, और उनके घर पर बुलडोजर चलेगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चलेगा। तो कैलाश चौधरी बुलडोजर चलाने के लिए तैयार है? निश्चित रूप से मैंने तो कहा है कि जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, अगर या सनातन को जिस तरह से गाली देने वाले लोग हैं, या जिस तरह से इस प्रकार के दंगों को प्रमोट करने वाले लोग हैं, तो उनके ऊपर तो एक्शन होगा, और निश्चित रूप से होगा। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। सर आपकी जो क्षेत्र है बाड़मेर और जैसलमेर, बड़ी संख्या में युवा राजस्थान से बाहर रहते हैं, उनको यहाँ पर रोजगार की उपलब्धता नहीं, उसको लेकर सर आपका क्या प्लान है? ऐसा है कि भविष्य में युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए टूरिस्ट या टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वो बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, इन सभी जगह बागोतरा के अंदर। और उसके साथ ही रिफाइनरी, जो मैंने जब मैं विधायक था तो उस समय मैंने स्वीकृत करवाई थी पाइतू के विधानसभा के अंदर, और उस समय मुख्यमंत्री जी से कहकर स्पेशल वसुंधरा जी के इसको यहीं पे बनाया जाए, और वो रिफाइनरी आज हजारों युवाओं को रोजगार दे रही है। लेकिन अब 4-6 महीने बाद में ये रिफाइनरी बनकर तैयार हो जाएगी, तो उसके बाई प्रोडक्ट जो बनेंगे उससे मैं वाइब्रेट गुजरात, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जिस समय इंडस्ट्रीज को बाहर से मोदी जी लाए थे गुजरात में, उनको प्रोत्साहित किया था, उनको राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की ओर से सपोर्ट किया था कि आप यहाँ पर हमारे यहाँ पर उद्योग स्थापित करें, ताकि हम आपको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी आने वाले समय के अंदर जो रिफाइनरी से जो बाई प्रोडक्ट होंगे, चाहे वो प्लास्टिक हो, या उसके अतिरिक्त दूसरे रबड़ बन रहा हो, या अन्य प्रकार के कलर केमिकल निकलने वाले हो, इन सारी चीज़ों के लिए जो इंडस्ट्रीज आएगी, उन इंडस्ट्रीज़ों को मैं भी ऐसा बाड़मेर जैसलमेर के लिए यहाँ पर एक वाइब्रेट, जिस तरह से वाक्य, वैसा इंडस्ट्रीज को यहाँ पे लाके और बाहर से उद्योगों को लाके यहाँ के युवाओं जो नए नए ऐसे उद्योग स्थापित करने वाले, उनको भी ट्रेनिंग देके या उनको प्रमोटेड करके और यहाँ पर इंडस्ट्रीज स्थापित करेंगे। लगभग 135 प्रकार के प्रोडक्ट होंगे, तो आप देख लीजिए कितना बड़े उद्योग स्थापित होंगे। तो उन सबके लिए जब ये शुरू होंगे तो उनको युवाओं को रोजगार वहाँ पर मिलेगा। और बाकी जो अन्य प्रकार से कृषि के अंदर है, तो कृषि के अंदर भी 10,000 FPO बन रहे हैं, उनमें हमारे भी हर ब्लॉक में FPO बना है, तो उसमें भी हमारे युवाओं को कृषि के अंदर भी रोजगार मिलेगा। और अन्य प्रकार के सरकारी रोजगार तो जो स्वाभाविक है, जो प्रक्रिया होता है, जिस प्रकार से इस क्षेत्र के अंदर रोजगार के अवसर हम प्रदान करेंगे। शिव के विधायक हैं रविंद्र भाटी, आपके सामने चुनाव लड़े, उनका एक फोटो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है, लोग लिख रहे हैं कि एंटी नेशनल के साथ रविंद्र भाटी, इस पर आपका क्या टिप्पणी? बहुत ही दुर्भाग्य का विषय सुनने में आ रहा है। अगर सोशल मीडिया पे जिस तरह की ऐसी एक्टिविटी और ऐसे व्यक्ति जो कश्मीर को तोड़ने की बात कर रहा है, उसके साथ मैं तो सोचता हूँ बात करना क्या, उसके सामने खड़ा होना भी पाप समझता हूँ मैं तो अपने आप को। और निश्चित रूप से मैं तो यही कहूँगा कि इस प्रकार की अगर इस बॉर्डर के क्षेत्र के अंदर गतिविधियाँ अगर होती है, या ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई अगर खड़ा रहता है, तो मैं सोचता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य का विषय कोई नहीं हो सकता। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में मेरे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना, ये मैं हमारी प्राथमिकता में, और पहले भी मैंने तो इस बॉर्डर के ऊपर कोई भी व्यक्ति ऐसी अगर एक्टिविटी हुई है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनको उस स्थान पे भेजा है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारा देश का ये पाकिस्तान का बॉर्डर क्षेत्र है, यहाँ पर हम शांति चाहते हैं। ऐसे जो ताकतें, उनसे न तो हम यहाँ पर प्रवेश करने देंगे, और ना ही ऐसी ताकतों के लिए इस देश के अंदर कोई जगह है। रविंद्र भाटी तो कहते हैं राष्ट्रवादियों में कण में राष्ट्रवाद बसा है। नहीं, वो राष्ट्रवाद सोशल मीडिया पे दिख रहा है, मैंने भी देखा है राष्ट्रवाद का कितना क्या है। ये जरूर है कि मैं तो कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी होना चाहिए देश के लिए। हर व्यक्ति को मैं तो कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी विचारधारा का हो, लेकिन देश पहले होना चाहिए। और मेरे लिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश है, मेरे लिए मेरा राष्ट्र सबसे पहले। और ये सोच हर व्यक्ति की होनी चाहिए।
लेकिन जब ये सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं तो बड़ा दुख होता है कि इस प्रकार की चीज़ें देखने को सुनने को मिल रही है। सर ऐसा क्या हुआ इस बार राजस्थान में कुछ लोग इस चुनाव को जातिवादी चुनाव बनाने का प्रयास किया, उन पर आप क्या कहना चाहते नहीं, जातिवादी कांग्रेस का यूपीए का हमेशा से कल चल रहा है। उन्होंने आज से नहीं, उन्होंने जब से ये आज़ादी मिली उस समय जवाहरलाल नेहरू जी से उन्होंने शुरू कर दिया था। इन्होंने जातिवाद पे चुनाव लड़ाया और परिवारवाद पे चुनाव लड़ाया और आप देख रहे हैं कि आज एक ही परिवार सरकार का उनका संगठन चला रहा है और जातिवाद को उन्होंने हमेशा बढ़ावा दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी को छत्तीसगढ़ को साथ लेकर चलती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर सरकार काम कर रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने काम इस प्रकार का किया कि सबको साथ लेकर चलने का काम किया। इसी वजह से आज जो कभी 2 सीटें हुआ करती थी, आज 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई है और अब अगली बार 400 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएगी। तो ये स्पष्ट दिखता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास ही है और कांग्रेस का धीरे धीरे ग्राफ डाउन ही हुआ है। वो इसी जातिवाद परिवारवाद की वजह से वो जाकर एक परिवार तक सीमित हो गए। अभी सिर्फ 40-45-44 तक जीते हुए, अगली बार वो भी जीत के नहीं आने वाले, उससे भी कम है। गोविंद डोटासरा कह रहे हैं मोरिया बुला देंगे बीजेपी का। मोरिये तो उनके बोल गए ना, आज से 4 महीने पहले उनके 4 महीने पहले ऐसे मोरिये बोले कि अभी वो ढूंढ ही रहे हैं, वो मोरिया बोलने वाला मोर गया काम, उस मोर को ही ढूंढ रहे हैं वो तो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके तो 4 महीने पहले बोले, इस बार ऐसी स्थिति होगी कि उनको आसपास में कुछ भी सुनाई नहीं देगा। वो मोर बोला ना, वो भी सुनाई नहीं देगा। वो सिर्फ जनता का एक ही मानस है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना। 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। अशोक गहलोत यहाँ पे आए थे, उन्होंने ये बोला कि ईडी इनकम टैक्स एजेंसियों को डर दिखाकर कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी तोड़ के ले जा रही है, फिर वॉशिंग मशीन में धोकर साफ कर देती है। नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अगर भ्रष्टाचारी है उसके लिए जेल ही है, और चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। ईडी एक स्वतंत्र, वो अपनी एजेंसी काम करती है, जिसमें जो भ्रष्टाचार करेगा या उसके दायरे में आएगा उसको जेल जाना पड़ेगा। और अभी उनको सिर्फ जनता को, उनको डर है कि हम जनता के बीच में जाकर ईडी का कह के और जनता की सहानुभूति ले लें। लेकिन जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है हिंदुस्तान की कि जो मुलजिम होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको जेल जाना होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो। 3 प्राथमिकता क्या है आपके क्षेत्र में? मेरे लिए प्राथमिकताएं 3 क्या है, प्राथमिकताएं बहुत है और राजस्थान सरकार हमारी नहीं थी इसलिए कुछ काम हुए नहीं, और केंद्र सरकार के मैंने बहुत काम करवाए। अभी हमारे पानी की समस्या है, तो पानी को लेकर हर घर जल पहुँचे। राजस्थान की सरकार कांग्रेस की थी, उसने पैसा खर्च नहीं किया, भारत सरकार ने पैसा दे दिया था। हर घर में टूटी लगी। इंदिरा गांधी और नर्मदा नहर का पानी बाड़मेर की सीमा में और जैसलमेर से आगे जाए, और इसके साथ ही ऑर्गेनिक जॉन बने, जो ऑर्गेनिक होगा तो किसानों को इसका लाभ मिलेगा। बाड़मेर के अंदर एयरपोर्ट बने, और इसके साथ ही जो कांग्रेस की सरकार ने जो यहाँ पे डीएनपी क्षेत्र है उसके अंदर कई अड़ंगे डाल रखे थे। भारत सरकार ने रिलेक्शन दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कॉपरेट नहीं था। लेकिन उसके ऊपर भी हम डीएनपी क्षेत्र के अंदर सार्वजनिक कामों के अंदर किस प्रकार से सुविधाएं हो, सरलता के साथ लोग काम करें, और इसके साथ ही युवाओं को रोजगार मिले। रिफाइनरी जो स्थापित होगी उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग यहाँ पर आए, ताकि गुजरात की तर्ज पर यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिले। अंतिम सवाल, आपका मुकाबला रविंद्र भाटी से, उम्मीदवार आपसे किससे मानते हैं? मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत है। यहाँ पर कोई हमारा वोट बैंक पिछली बार जो था उसमें से कटा हो, कोई नहीं कटा है। वोट बैंक वही है जो 3.25 लाख से मैं जब जीता था, और उल्टा जो जनसंख्या बढ़ी है उससे मेरा मार्जिन और बढ़ेगा जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं वो जनता के दिलों में बसे हुए हैं। जनता के मन में ये अच्छे से है कि वो जब वोट देने जाएगा तो उसको गैस का चूल्हा भी याद आएगा, उसको प्रधानमंत्री आवास याद आएगा, उनको वैक्सीनेशन टीका याद आएगा, फ्री राशन सामग्री मिल रही वो भी याद आएगा, घर में बल्ब लगाया वो भी उनको दिखेगा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि
जो भारत आगे बढ़ रहा है और भगवान श्री राम का मंदिर बनाया है, ये भी उनको निश्चित रूप से वहाँ पर जब जाएंगे तो दिखेगा। धारा 370 का याद आएगा। अवश्य नरेंद्र मोदी जी के जो काम किए उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कमल के फूल के ऊपर मतदान यहाँ की जनता करेगी और नरेंद्र मोदी जी के 400 से प्लस के जो माड़ा पिरोई जाएगी उसमें एक मणका बाड़मेर जैसलमेर का भी अवश्य जनता के सहयोग से, जनता के विश्वास पे, जनता के आशीर्वाद से होगा और हम आने वाले समय में भारत को विकसित बनाएंगे। भारत को एक विश्व गुरु बनाने के लिए हमारे जो है उसके अंदर लगे हुए, हम पवित्र भाव से काम कर रहे हैं और विपक्ष का काम आरोप लगाना है और वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम तो सिर्फ चरैवेती हमें अपने देश के लिए काम करना, वो हम कर रहे हैं। तो ये थे कैलाश चौधरी, जिन्होंने सातों पे कहा हम तो चरैवेती चलते जा रहे हैं, धीरे धीरे चलते जा रहे हैं और जो जनता से हमने वादे किए थे उन वादों को पूरा कर रहे हैं। मोदी सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया कि इस बार मैं पहले से भी ज़्यादा वोटों से जीतूंगा। जितेश जेठमलानी, बाड़मेर, राजस्थान।